आदाब, बेबाक मुंसिफ देख रहे हैं आप और मैं हूं मोनिस सनवर आपके साथ। नाजरीन, तारीख 2 जून साल 2014 जब तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में विभाजन हुआ था। तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में विलय तेलंगाना इलाके के लोगों को रास नहीं आया था। यहाँ के मकामी लोगों को ये मानना था कि शिक्षा और रोजगार के मामलों में तेलंगाना के लोगों के साथ भेदभाव होता रहा था। इसकी वजह ये बताई गई कि ज़्यादातर मंत्री, मुख्यमंत्री, राजनेता आंध्र प्रदेश से थे और इसलिए शासन में भेदभाव था। सालों की जद्दोजहद के बाद तेलंगाना को एक बार फिर आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया। इसका जिक्र आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन में अपने भाषण में इन दोनों राज्यों को अलग करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तरीका गलत था क्योंकि खून की नदियां बहीं, नफरत के बीज बो दिए गए। न तेलंगाना अलग होने का जश्न मना पाया और न ही आंध्र प्रदेश। क्या वाकई में तरीका गलत था? इस पर भी आज करेंगे चर्चा और बात शहर हैदराबाद की भी होगी क्योंकि अब सियासी गलियारे में शहर हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने की चर्चा तेज है। क्या दोनों राज्यों को अलग करने का तरीका गलत था? और अगर गलत था तो सही तरीका क्या होना चाहिए था? और हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाने की कोशिशों के पीछे क्या है मकसद? इस पर होगी बेबाक मुंसिफ में तफसील से बातचीत। मेरे साथ मौजूद हैं बीआरएस लीडर मुकीत चंदा साहब। आपका इस्तकबाल है मुकीत चंदा साहब। कांग्रेस लीडर उस्मान अल हाजिरी साहब हमारे साथ हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के सीनियर लीडर हनीफ अली साहब, उनसे भी हम सवाल लेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस और जाहिर सी बात है बीआरएस से ही होगा। इसके पीछे का रीज़न भी बता देता हूं क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग देने के लिए सोनिया गांधी ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और सोनिया गांधी ने जो है वो तेलंगाना का तोहफा दिया तेलंगाना के लोगों को। जबकि बीआरएस का ये मानना है कि जो इनके लीडर हैं केसीआर साहब, जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं 2 बार से, उन्होंने इसके लिए जद्दोजहद की, इसके लिए एजिटेशन किया और इसके लिए उन्होंने धरना दिया और हर मुमकिन कोशिश की, तब जाके तेलंगाना मिला है। लेकिन तेलंगाना मिल तो गया, लेकिन आज क्यों 10 सालों के बाद हम इस पर चर्चा करने को मजबूर हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो अलग अलग किया गया वो सही नहीं किया गया, बंटवारा उसका सही नहीं हुआ। सबसे पहले सवाल बीआरएस लीडर मुकीत चंदा साहब आपसे मेरा। कहा जा रहा है कि तेलंगाना को जो है अलग तरीके से जो बांटा गया वो गलत तरीके से बांटा गया। ऐसा क्या आपको भी लगता है कि आपकी पार्टी भी इस तरह से मानती है कि तेलंगाना को वाकई गलत तरीके से बांटा गया? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि तेलंगाना को गलत तरीके से बांटा गया। तेलंगाना के जो 7 मंडल थे जो खम्मम के हैं उसको आंध्रा में दे दिया गया, ये भी तेलंगाना में देना चाहिए था। और तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई। ये ऐसा नहीं कि जो है तेलंगाना को कुछ फायदा पहुंचाकर बांटा गया। ऐसा किया गया है कि तेलंगाना का जितना हो सकता है उतना उन्होंने नुकसान किया, नुकसान करके तेलंगाना को बांटा। खम्मम जिले में 7 मंडल ऐसे थे जो कि तेलंगाना को आना चाहिए था, वो 7 मंडलों को आंध्रा को दे दिया गया। वो 7 मंडलों को अभी भी वो अगर वापस करते हैं, नरेंद्र मोदी अगर सही तरीका बताना चाहते हैं तो सही तरीका ये होगा कि वो 7 मंडलों को आंध्रा से निकाल करके वापस से तेलंगाना में मिलाया जाए। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी आंध्र प्रदेश के साथ? क्योंकि अगर आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की अगर हम एक मात्र वजह माने तो दोनों ही राज्यों में तेलुगु बोली जाती है। ये एक रीज़न रहा है कि भाई इस मामले में अलग किया जाए, लेकिन ये भी एक रीज़न रहा है कि जो तेलंगाना के यहाँ के लोगों का मानना था कि कहीं ना कहीं उन लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है, उनको सही से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। क्या ये रीज़न नहीं था? देखिए, लिसानी बुनियाद पर रियासतों की तश्कील जो दी गई वो एक अलग मसला है, लेकिन हिंदी बोलने वाले 4 रियासतें हैं और दूसरी जबान बोलने वाली कई एक रियासतें हैं। मराठी बोलने वाली रियासत की बुनियाद बनाकर उन्होंने गुजरात को एक अलग रियासत बनाया गुजराती की बुनियाद पर। ये एक लंबा मसला है। लेकिन तेलुगु बोलने वाली क्यों 2 रियासतें नहीं हो सकती? अगर हिंदी बोलने वाली 4 रियासतें हो सकती है तो फिर तेलुगु बोलने वाली 2 रियासतें क्यों नहीं हो सकती? ये एक मसला है। दूसरा मसला ये है कि तेलंगाना ना ही जोग्राफियाई तौर पर, ना ही साबिका हिस्ट्री में, तारीख में, और ना ही जो है कल्चरल की बुनियाद पर आंध्रा से मेल खाता है। आंध्रा का कल्चर अलग है और तेलंगाना का कल्चर अलग है। साबिक में जो हुक्मरानी यहाँ पे रही है, आंध्रा में अंग्रेज़ों ने हुकूमत की और यहाँ पर हुजूर निज़ाम सरकार की हुकूमत रही।
तेलंगाना के लोगों ने कभी भी अंग्रेजों की गुलामी को भी कबूल नहीं किया, ये हमेशा आज़ाद रहे। लेकिन आंध्रा के लोग आकर इनको गुलाम बनाने की कोशिश करे, और ये कोशिश वो लोग खुद सताए हुए थे। मद्रास स्टेट्स के, मद्रास से वो लोग अलग हुए थे। अलग होने के बाद में उन्होंने जो उनके साथ जुल्म ज़्यादती मद्रासियों ने की थी, उसको वो आकर तेलंगाना के वासियों के ऊपर दोहराना चाहते थे। आप देखिए 297 एमएलए हुआ करते थे उस वक्त की असेंबली में। 297 में 175 एमएलए जो है वो आंध्रा इलाके से, आंध्रा के खित्ते से होते थे। कोई भी बिल तेलंगाना की तरक्की का होता तो वो पास नहीं हो पाता था। कोई भी बिल तेलंगाना की मफाद में होता तो वो पास नहीं हो पाता था। सारे मफादात, सारे जो है फवायद सिर्फ आंध्रा के हक में जाते थे, क्योंकि वो किसी भी पार्टी के एमएलए हो, 175 एमएलए एक ऐसी वाज़ेह अक्सरियत होती थी जो कि वो उनके हक में फैसला आसानी से कर लेते थे। तो ये तो सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी का दौर चला। आज देखिए आप, पिछले 10 साल के अंदर तेलंगाना कैसे तरक्की कर रहा है। आंध्रा से ज़्यादा आज तेलंगाना तरक्की कर रहा है। खुद चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि जो है तेलंगाना की में ज़मीन करोड़ रुपए एकड़ हो गई है, और आंध्रा में ज़मीन जो है 10-20 लाख रुपए एकड़ मिल रही है। नहीं तो पहले तेलंगाना में रेट कम था ज़मीनात का और आंध्रा में ज़्यादा था। खुद चंद्रबाबू नायडू का ये जो है बयान है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि तेलंगाना में रिसोर्सेस ज़्यादा है। तेलंगाना में जो है, तेलंगाना कमाता था, दूध तेलंगाना देता था, और दूध को जो है पीता आंध्रा था। आंध्रा के पास तूफान आकर और जो है दूसरे साइक्लोन्स के जरिए से वहाँ पर आंध्रा में बार तबाही मचते रही है, और उस तबाही का अजाला उन्होंने यहाँ के खित्ते से आने वाले रेवेन्यू से किया। ठीक है, उस्मान साहब आपसे भी एक सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि सोनिया गांधी ने इसकी एक शुरुआत की। कहा जाता है कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना से वादा किया था कि हम आंध्रा को तेलंगाना से अलग करेंगे। इसका क्रेडिट लेने से आप भी नहीं चूकते, क्रेडिट लेने से केसीआर भी नहीं चूकते हैं। वो भी कहते हैं कि नहीं, मैंने इसके लिए लगातार जद्दोजहद की, उसके बाद तेलंगाना मिला है। वाकई लगता है कि अगर आपने तेलंगाना दे दिया, सोनिया गांधी ने तेलंगाना दिया, अगर ये एक वक्त के लिए हम ये बात मानते हैं, तो देने के बाद फिर ये इस तरह का बंटवारा क्यों किया गया, जिस पे आज सवाल उठ रहे हैं 10 साल के बाद? देखिए, जद्दोजहद में हम लोग भी अल्लाह के फजल से सफ़े अव्वल में थे जी, तहरीक के तेलंगाना की। तो कोई पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं रहा जहां पर हमारी अरेस्टिंग नहीं हुई। और इसमें सिर्फ केसीआर साहब का बल्कि हाथ नहीं है, जिसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा जो बड़ी तादाद में अपने यानी इस जद्दोजहद में शरीक थे, जिसमें गदर साहब भी थे और ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब मुसलमानों की नुमाइंदगी करते थे सियासत के ज़रिए से। और ये सबकी जद्दोजहद रही। उसमें चूँकि 69 में भी तेलंगाना तहरीक चली थी बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत उस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों की जाने गई। लेकिन जब तमाम रियासत के हर खित्ते में जद्दोजहद अलहदा तेलंगाना की बहुत ज़ोर पकड़ गई, और ये भी हो गया कि एक वक्त था जब लगड़ा पार्टी राजगोपाल कहीं भी तेलंगाना में उनको कोई ऐसी जगह नहीं मिली सेफ। हर जगह लोग, चूँकि आंध्रा वाले सब मशहूर है, हमारा रेवेन्यू लूट के ले जाने वाले आंध्रा वाले थे। हाँ, क्योंकि अक्सरियत वज़रा की उनकी ही थी। और हमारी रियासत वाकई हमारे भाई जिस तरह से बताए पसमानदगी का शिकार थी। पूरा रेवेन्यू यहाँ से ले जाया जाता था, हमारी तरक्की ठप थी। उसके बाद जब उनको लाया गया तो शहर की एक मुकामी जमात उनकी फलकनुमा पीएस में कहीं जगह नहीं थी तेलंगाना में, तो मुकामी जमात के 2 एमएलएज उनको प्रोटेक्शन एक 500 आदमी के साथ दे के यहाँ से उनको निकाले पुलिस के ज़रिए से। तो ये जो वाक़या हुआ, इसमें सोनिया गांधी, तमाम जो लोग ये हादिसात, ये वाक़यात जो देख रहे थे, श्रीकांत चारी हो या बड़े बड़े जो तलबा जो थे जो तहरीक में सफ़े अव्वल में थे, अपने जानें पेश कर दिए। तो हालात और तकाज़ा भी ये था कि तेलंगाना अलहदा होना चाहिए। और अल्लाह का फजल हुआ कि हमारी रियासत तरक्की 10 साल में बहुत ज़्यादा तरक्की पर पजीर हुई। कई चीज़ें, चूँकि हमारा रेवेन्यू हमारे पास रह गया तेलंगाना का, जिसमें बहुत से तरक्याती काम हुए हमारा रेवेन्यू हमारे पास रहने की वजह से। सोनिया गांधी उसमें मोहतरमा सोनिया गांधी ये चीज़, क्योंकि केसीआर साहब उनके पास गए थे
सारे अपने यानी ख़ानदान के साथ लोगों के साथ जाके बोले कि मैडम ये चीज़ आप दे रहे हैं, हम आपके मशकूर रहेंगे। बहुत अच्छा रहा वो माहौल। बाद में ये और बात है KCR साहब अपना वादा बदल दिए, लेकिन हम मजमूई तौर पर अलहदा तेलंगाना होने से रियासत की आवाम को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। आपसे सवाल ले लेता हूँ मुकेश चंदा साहब। PM मोदी कह रहे हैं कि ये जो तरीका था वो गलत था, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्या लगता है कि वाकई अगर इस तरह के एजिटेशन नहीं होता, लोग अपनी जान नहीं गंवा पाते, या जो लोग शहीद हुए हैं इसको लिए, क्या वाकई एक अगर सही से इसके लिए प्रोटेस्ट किया जाता बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, तो क्या तेलंगाना मिल जाता? देखिए, तेलंगाना मिलने के लिए इससे पहले भी, जैसा कि अभी हमारे फाजिल दोस्त ने बताया कि 69 का जो एजिटेशन था उसमें भी हज़ारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की, लेकिन उस वक्त क़यादत जो थी वो क़यादत सही नहीं थी, और वो क़यादत की कहीं ना कहीं कमज़ोरी रही, और मोहतरमा इंदिरा गांधी ने आहनी पंजे से उसको कुचल दिया, और वो चिन्ना रेड्डी साहब पिछले कदम चले गए और तेलंगाना नहीं बन पाया। लेकिन इस बार जो क़यादत हाथ में थी वो KCR साहब के हाथ में थी, और उन्होंने ख़ुद अपनी जान की बाजी लगाकर ख़ुद 11 दिन के लिए भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, और उनके भूख हड़ताल पे बैठने के बावजूद तेलंगाना नहीं बन पा रहा था। तब ऐसी सूरत में कई एक तलबा ने, नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की, और क़ुरबानी पेश करने के बाद अगर उस वक्त तेलंगाना का ऐलान नहीं करते पी चिदम्बरम, रात के 12 बजे तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट का अगर ऐलान नहीं होता, तो KCR साहब शायद वो बाहयात ना होते। वो अपने KCR सच्चड़ू तेलंगाना बच्चड़ू का नारा देकर बिल्कुल अज़्म मुसम्मम के साथ वो बैठे थे। तो इसमें एक किरदार है, जैसा कि अभी हाजरी साहब ने बताया कि एक शख्स या एक उससे नहीं, क़यादत बेशक KCR साहब के हाथ में थी, लेकिन पूरा तेलंगाना 4 करोड़ आवाम KCR साहब की क़यादत में उनके साथ थे। बला लिहाज मजहब व मिलत, बला लिहाज सियासी पार्टियों के एक JAC बनाई गई थी, जॉइंट एक्शन कमेटी, और वो जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत में पूरा तेलंगाना एक था, सबकी एक ही आवाज़ थी, और सबकी क़यादत KCR साहब कर रहे थे, सबके साथ में थे। उन्होंने तेलंगाना के अवाम के आरजू, तेलंगाना के अवाम के ख्वाहिशात का सौदा नहीं किया। उन्होंने किसी चीफ मिनिस्ट्री के लिए या किसी ओहदे या दौलत के खातिर तेलंगाना की जो कुर्बानियाँ जो लोगों ने पेश की थी उसका सौदा नहीं किया। वो तेलंगाना लेने तक अज़्म मुसम्मम के साथ डटे रहे। जब वो अपनी भूख हड़ताल छोड़ दिए, छोड़ने के बावजूद फिर से जो है चंद्रबाबू नायडू हो या दूसरे आंध्रा की लॉबी ने अपना काम शुरू किया। फिर से तेलंगाना को वो लोगों ने रोक करके चंद्रबाबू नायडू ने लेटर दिया। फिर श्री कृष्णा कमीशन बनाया गया। श्री कृष्णा कमीशन से नुमाइंदगियाँ हुई। विजय भेरी के तौर पर 10 लाख लोगों से KCR साहब ने एक मीटिंग कराई। तो ये एक बहुत बड़ा एजिटेशन चला। इसमें फिर 12 TRS ने रिज़ाइन पेश किया। ना सिर्फ TRS ने बल्कि उस वक्त के जो दूसरे कांग्रेस के भी कुछ MLAs ने, कुछ जो है BJP के MLA ने भी रिज़ाइन किया, और उनको JAC के बैनर तले TDP के बहुत सारे MLAs रिज़ाइन करके कुछ TRS में आ गए। नागम जनार्दन रेड्डी साहब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, तो उनकी भी जिम्मेदारी JAC ने, KCR साहब ने लेकर उनको जिताया। तो मतलब आप ये देखिए कि जब सियासी पार्टी या सियासी जमात का बात नहीं होती थी, बात होती थी जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत, और तमाम तेलंगाना के बसने वाले 4 करोड़ आवाम एकजुट थे, मुत्तहिद थे। सबकी एक ही ख्वाहिश थी, एक ही आरजू थी कि हमारा अपना रियासत जो हमसे छीना गया वो हमें वापस मिले। ये एक तेलंगाना के खित्ते के लोगों की ख्वाहिश थी। इसके ऊपर तेलंगाना तश्कील देते वक्त आंध्राई लॉबी के प्रेशर में तेलंगाना के ताल्लुक़ रखने वाले खम्मम ज़िले के 7 मंडलों को निकाल करके आंध्रा में मिलाया गया, जिससे हमारे तेलंगाना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उसके ख़िलाफ़ TRS ने उस वक्त जिद्दोजहद भी की, एहतजाज भी किया। लेकिन जब तेलंगाना अलग बन गया, उसके बाद तरक्की के सिम तवज्जो देते हुए इस बात को भूलने की कोशिश की गई। लेकिन आज अगर ये कहा जाता है कि ये प्रोसेस जो किया गया या तेलंगाना का जो है तरीक़ा गलत है, ये बात सरासर गलत है। ये लोग तरीक़े की बात करते हैं जो ख़ुद को तरीक़ा नहीं मालूम। उन्होंने जब 370 को निकाला तो वो कौन से सही तरीक़े से निकाला? 370 को निकालने का तरीक़ा क्या सही था? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई BJP के नुमाइंदे है
तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि हनीफ अली साहब से कि उससे क्या हासिल कर लिया उन्होंने। 370 तो निकाल दिया, लेकिन निकालने से क्या अमन कायम हो गया? क्या आज भी जो है दहशतगर्द हमले नहीं हो रहे हैं? कैसा हिफाजत का कुछ इंतजाम हुआ? नहीं हुआ। इनका तरीका चाइना से निपटने का तरीका सही नहीं है, इनका तरीका खालिस्तानियों को निपटने का गलत है। और आज कनाडा की हुकूमत, उनके प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ठहर कर उनकी जो है पार्लियामेंट में अगर बयान देते हैं तो इसमें हमारी ये नाकामी है कि तुम्हारा तरीका गलत है। तुम मामूली तेलंगाना के लिए बात करते हो, ये तो हमारा अंदरूनी मामला है। तुम बैरूनी मामलों को सही तरीके से नहीं जो है सॉल्व कर सकते और ठहर करके ये कहते हो कि तेलंगाना का तरीका गलत था। मैं इस पर शदीद जो है मजम्मत करता हूँ और अपना एहतजाज दर्ज करता हूँ। ठीक है, मैं उस्मान अलहाजरी साहब से एक सवाल लूंगा, लेकिन पहले मैं हनीफ अली साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हनीफ साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे लूंगा मैं। हनीफ साहब, सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि जैसे अभी पीएम मोदी का बयान आया था, पीएम मोदी ने संसद, जो पुरानी संसद से बयान दिया था कि जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग किया गया वो तरीका गलत था, इसमें बहुत सारा खून बहाया गया, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। अगर इस तरह से ही मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग करना था तो ये गलत तरीका है। लेकिन अभी हमारे सामने मुकी चंदा साहब हैं। मुकी चंदा साहब का कहना है कि ये तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के जो अलग होने के पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल तो बहुत सारी चीज़ों पर उठने चाहिए, क्योंकि आपने जो 370 हटाया उसका तरीका वो गलत बता रहे हैं। उसके अलावा जो अगर हम बात करें एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में, तो अब जस्टिन ट्रूडो से और जो चीन का मामला है वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, आप अपोजिशन का काम ही है हर अच्छे काम का इतिराज करना। आर्टिकल 370 आजादी के बाद से आज तक किसी ने भी वो जरूरत नहीं की जो हमारे प्रधानमंत्री ने जरूरत की। और आर्टिकल 370 हटने के बाद ये जो अभी मुखी चंदा साहब बता रहे थे कि वहां आतंकवाद नहीं रुका। देखिए, जो आतंकवाद में गिरा हुआ स्टेट था जम्मू कश्मीर, और आए दिन वहां पर कोई ना कोई घटनाएं होती थी, वहां की आवाम सुकून में नहीं थी। वहां पर जो गलबा था, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला का हो, मुफ्ती महबूबा का हो, या फिर अलहदगी पसंद जितने भी तंजीमें थे, जिस तरीके से उनका गलबा था, दौलतमंद उन्हीं थे, वही लोग थे, सुकून और आराम उन्हीं को मिल रहा था, टूरिज्म खत्म हो चुका था, अवाम बदहाल थी वहां की। आर्टिकल 370 हटने के बाद आप वहां के ग्राउंड जो हालात है कि क्योंकि यहाँ पर हम बैठकर बात करने से कोई चीज हासिल होने वाली नहीं है। अगर पता करना है तो जाइए जम्मू कश्मीर देखिए, वहां पर तो हम जाकर देखेंगे, लेकिन महबूबा मुफ्ती से किसने इत्तेहाद किया था? महबूबा मुफ्ती से इत्तेहाद करके हुकूमत किसने चलाया था? आज महबूबा मुफ्ती के गलबे की बात की जाती है, तब महबूबा मुफ्ती के साथ में जो है हुकूमत चलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल चलाया गया था, लेकिन जहां तक विगत थी वो चलाया गया। लेकिन जब समझ में आया, इसका मतलब ये है कि अपने मफाद के लिए कुछ भी चलाया जा सकता है। नहीं, मफाद की बात नहीं है, यहाँ पर मुल्क के हित की बात है, स्टेट के हित की बात है, मफाद की कोई बात नहीं है। वहां के जम्मू कश्मीर की मुल्क और मुल्क के खित्ते के लोगों के, तेलंगाना के लोगों के आरजू, उनके ख्वाहिशात की तकमील के लिए अगर कोई काम किया जाता है तो उसे गलत तरीका कहा जाता है। और उसके बाद अपनी हुकूमत बनाने के लिए अगर महबूबा मुफ्ती के साथ इत्तेहाद कर लिया जाता है, जिसने अफजल गुरु को जो है शहीद का दर्जा दिया, और आप अफजल गुरु के खिलाफ बोलते हैं, या तो आप अफजल गुरु को शहीद माने या फिर आप महबूबा मुफ्ती के साथ में जो इत्तेहाद किया था। जवाब ले लेते हैं उनका। देखिए, हम अफजल गुरु को शहीद मानते नहीं, हम अफजल गुरु को दहशतगर्द मानते हैं। उसको कोर्ट सजा दी, उसको सजाए मौत हुई।
आप मानिए देशभक्त, आप मानिए उसको ये शहीद, हम नहीं मानते। महबूबा मुफ्ती मानती थी और मानती हैं, आपने उनके साथ इत्तेहाद किया, हुकूमत चलाई और जो है हुकूमत की रोटियां तोड़ी, उनके साथ में बोटियां भी खाई हैं। देखिए रोटियां तोड़ना और खाने के मतलब नहीं है। रोटियां तोड़ना और खाना आप भी करें, सो भी करें, हर सियासी जमात करेगी। ठीक है हनीफ अली साहब, सवाल हम देश के हित में और देश के हित में और देश की आवाम के हित में काम कर रहे हैं। हनीफ अली साहब, सवाल ये है कि अगर पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जो गलत तरीके से मतलब बांटा गया है, सही तरीका क्या होना चाहिए था? बीजेपी इसको बता दे। देखिए गलत तरीके से बांटा गया जो बात प्रधानमंत्री ने बताई है कि उसका एक पूरा यानी एक मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए था और उसके पूरे समझो टर्म्स एंड कंडीशन और उसके जो जो चीजें होनी चाहिए तो होना चाहिए था। देखिए आप एंड इलेक्शन से पहले करीब करीब जब इलेक्शन आ रहा था उस वक्त जल्दबाजी में बहुत सारे उसमें समझो खामियां रहे हैं और वो खामियां आज तक भी दूर नहीं हो सके। ठीक है, मैं इसीलिए क्या है माना अलहाजरी साहब से मैं सवाल ले लेता हूँ। उस्मान साहब, सवाल अब आपसे है, क्योंकि मैं जब देख रहा था कि हमारे मुकी चंदा साहब जिक्र कर रहे थे कि हमने कोई धोखा नहीं दिया, यानी कि केसीआर साहब ने जो है वो वाकई अपनी बात से कोई कुछ नहीं पलटे। हालांकि अगर बातें ये कही जाती हैं, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, कि जब केसीआर साहब वहाँ पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पार्टी का विलय कर लूँगा कांग्रेस में, आप मुझे ये दीजिए। तो वो बाद में अपनी बात से वो पलट गए, उस बात पर आप हंस रहे थे। आपका क्या इसमें वो है जो वो बता रहे थे? भाई बहुत से बातें हैं। हाँ, मैं तनकीद बराए तामीर करता हूँ, हाँ, इस्लाह के लिए। जी, केसीआर साहब तेलंगाना मूवमेंट में जब तेलंगाना नहीं बना था उस वक्त ये बताए थे कि अगर तेलंगाना बन जाएगा ठीक है तो दलित चीफ मिनिस्टर होगा। हाँ, दूसरी बात केसीआर साहब ये बताए थे कि तमिलनाडु की तर्ज पर मैं तेलंगाना में 12% मुस्लिम रिजर्वेशन करूँगा। जी, तीसरी एक और बात अहम है जिसके लिए हम जी जान की बाजी लगा के साथ दिया तहरीक का, कि वक्फ को जुडिशल पावर दूंगा। वक्फ की तरफ अगर कोई आंख उठाएंगे, मैली आंख, तो मैं उनकी आंख फोड़ दूंगा। दूसरी बात उन्होंने और कही कि लैंको हिल्स में गरीब मुसलमानों को वक्फ के टेनेंट बना के घुसा दूंगा अंदर। उसके लिए हम लैंको के करीब एहतजाज भी करे थे, भाई को भी वो मालूम है। और एक अहम चीज़ ये है कि दरगाह हुसैन शाह अली रहमतुल्लाह अलैह का केस जो वक्फ ट्रिब्यूनल में वक्फ के फेवर में हुआ था और हाई कोर्ट में भी वक्फ के फेवर में आ गया था। दी दिन जो हुकूमत थी उस वक़्त की, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुराफा इसके खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें केसीआर साहब ने कहा था कि जैसे ही हमारी हुकूमत आ जाएगी, तेलंगाना बन जाएगा, तो हमारा जो एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में, हम उससे दस्तबरदारी इख्तियार करके वक्फ बोर्ड के फेवर में हम ये ज़मीन को करवा देंगे। यानी कि वो अभी तक भी नहीं हुआ। लेकिन नहीं होने का क्या हुआ, उल्टा इतनी ज़बरदस्त पैरवी करे कि वक्फ बोर्ड को पूरा उसका मुंतखब सारे रिकॉर्ड मौजूद रहते हुए भी मैनिपुलेशन करके उसको वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैसला लिया गया। यहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम करा, उसमें इलियास अहमद साहब बहुत अच्छे एक यहाँ से रेवेन्यू अहदेदार थे, तहसीलदार थे, वो जाके वहाँ पर मदद कर रहे थे वक्फ बोर्ड की। जैसे ही मालूम हुआ हमारी रियासती हुकूमत को, आनन फानन उनको वहाँ से बुला लिया गया और 7 महीने तक उनको पनिशमेंट के तौर पर कहीं भी डिप्यूट नहीं किया गया, घर पे बैठे हुए रहे। और मैं केसीआर साहब के वो वादे जो 12% रिजर्वेशन के थे और दलित को चीफ मिनिस्टर बनाते बोले थे, मेरा कोई मफाद नहीं है बोले थे, मैं अपने लिए नहीं रियासती अवाम के लिए कर रहा हूँ। आज देखा जो जा रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ गलबा उन लोगों का है जो उनके ख़ानदान का है। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं इस पार्टी को जम कर दूंगा कांग्रेस पार्टी में, आने के बाद उनके
अल्लाह आलम क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने किस तरह से जो यहाँ आके बदल दिए अपना रवैया। बहरहाल मजमूई तौर पर हमारे को और एक बात, ये दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह में 1 लाख करोड़ का मुसलमानों की जायदाद का नुकसान हो गया। 1 लाख करोड़ का, जो बारहा हम इस बारे में एहतजाज करते रहे और हम बताते भी रहे कि देखिए केसीआर साहब, आप अपना वादे को निभाइए, ये दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन है। आप खुद बारहा असेंबली में ऐलान करे थे कि मैं इसको मुसलमानों के फेवर में, वक्फ के, मुसलमानों ने वक्फ के फेवर में दे दूंगा, जिसका अगर हमारे पास ऐसी जायदादें बच जाती जिस तरह से उन्होंने वादा किए थे हमसे, तो हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। आज 6 साल हो गया, वक्फ का रिकॉर्ड रूम बंद है, आज तक भी रिकॉर्ड रूम नहीं खोला गया और वहाँ पर 3000 से ज़ायद मुकदमे मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे दौरान है और काउंटर फाइल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से बहुत से रिकॉर्ड रूम से हमको कोई भी अगर RTA में अप्लाई करा, उनको गजेट वगैरह नहीं दी जा रही है। तो हमारा ये कहीं ना कहीं जो तेलंगाना अलग होने का मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। बस ये हमारी जो उमंगें थी यानी अवाम की, बिलखुसूस मुसलमानों की, मुसलमान जो उनके साथ दिए, इस उम्मीद के साथ बारहा उन्होंने ये भी वादा किए थे कि मैं निज़ाम की तरह दोनों को दो आंख, मुसलमान और हिंदू, इस तरह से देखूंगा। जब हुकूमत बन गई, जब केसीआर साहब से एक गांव में किसी मुसलमान ने उठकर कहा कि साहब आप 12% का रिजर्वेशन का वादा कब करेंगे पूरा, तो केसीआर साहब बोले कि बैठो बैठो, मैं तुम्हारे बाप से बात करता हूँ। वोट लेने से पहले, एतमाद लेने से पहले अक़लियतों का एक रवैया था। आज जो है ना, मुसलमानों को 12% का नाम भी नहीं लेते उन्होंने। दूसरी बात, वक्फ को, जुडिशल वक्फ का नाम भूल गए और आज तक भी वो रिकॉर्ड रूम, बावजूद हाईकोर्ट की तरफ से डायरेक्शन भी आया कि 6 हफ्तों में ये खोल देना चाहिए रिकॉर्ड रूम, आज तक भी नहीं खोला गया। तो मेरा मानना ये है कि जो हमारे आरजुएं थी, उमंगें थी मुसलमानों की, अक़लियतों की, वो हमको वो पानी फेर दिए। उनकी जो बातें हुई, जो वादे खिलाफी करे, उससे मुतनफ़िर हो गया अवाम। ठीक है, मुकीम चंद साहब, जब तेलंगाना के लिए एजिटेशन चल रहा था, आप खुद मानते हैं कि सब ने इसमें पूरा सहयोग दिया, लेकिन जब इतने वादे किए गए केसीआर साहब की तरफ से, तो वो एंड मोमेंट पे अब बदल क्यों गए अपने वादों से? और जब आप अपने आप को सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी वेलफेयर वाली सरकार बताते हैं, तो क्यों आज तक वक्फ बोर्ड को लेकर ये काम नहीं किए गए जो वाकई में किए जाने चाहिए थे? देखिए, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जैसा अभी बताया हाजिरी साहब ने कि वक्फ को जुडिशरी पावर देने का मसला हो, लेंको हिल्स का मसला हो या दीगर जो मसाइल हैं, इस पर हमको समझने की ज़रूरत ये है कि 2014 के बाद में पूरे हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्ती का जहर फैल चुका था और जगह जगह मॉब लिंचिंग, जगह जगह मुसलमानों को सताना, परेशान करना, इसका दौर दारा था। और मरकज़ में जो हुकूमत आई वो बीजेपी की हुकूमत और वाज़े अक्सरियत के साथ हुकूमत आई। तो ये जो तमिलनाडु की तर्ज पर देने का मामला था, बग़ैर मरकज़ में, बग़ैर पार्लियामेंट में पास करे कि ये नहीं हो सकता था। जिस वक्त केसीआर साहब ने कहा था, उस वक्त यूपीए या एनडीए की हुकूमत हुआ करती थी और कोalition गवर्नमेंट हुआ करती थी। लेकिन अब एक पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है, एक पार्टी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रही है। तरीक़े तमाम चीज़ों के गलत है, लेकिन तेलंगाना के बनने के तरीक़े को गलत कहने की कोशिश कर रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि केसीआर साहब ने सोशो इकोनॉमिक सर्वे कराने के लिए सुधीर कमेटी बनाई। सुधीर कमेटी बनाकर उन्होंने सुधीर कमेटी की रिपोर्ट ली, बीसी कमीशन की जो है तश्कील दिया, बीसी कमीशन की रिपोर्ट ली, बीसी कमीशन की रिपोर्ट लेकर तेलंगाना असेंबली में उसके ऊपर जो है बिल पास किया, करारदाद पास की, करारदाद पास कर कर उस करारदाद को मरकज़ को रवाना किया और मरकज़ के पास ये पेंडिंग है। अब मरकज़ को हटाना है और मरकज़ में बीआरएस को लाना है, इसके लिए टीआरएस को बदलकर बीआरएस बनाया गया। जब बीआरएस का परचम पार्लियामेंट पर लहराएगा
तब ये चीजें आसानी से हो सकती है। यानी कि अभी इसको हम मान के चलें कि हम इस पर काम कर रहे हैं। इसमें ये लंबा वक्त लगेगा, जिस वक्त तेलंगाना की जिद्दोजहद शुरू की गई थी, उस वक्त यही कहा गया कि तेलंगाना कहां से बनेगा, किधर बातें कर रहे हैं, तेलंगाना बनता क्या। आप अभी कम हंसे, पर जब ज्यादा हंसते थे लोग तेलंगाना के ऊपर, क्योंकि तेलंगाना बनना तो कोई मुमकिन काम ही नहीं था। 69 की एक मिसाल थी लोगों के सामने कि उतनी बेहतरीन जिद्दोजहद ही, उसके बावजूद तेलंगाना नहीं बन सका। अब क्या तेलंगाना बनता, इस किस्म की बातें किया करते थे। तो हमने तेलंगाना को बनाया, तेलंगाना को हासिल किया, उसकी जिद्दोजहद की। अब हम जरूर बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। अब की बार किसान सरकार, हम किसान की सरकार लाएंगे और बीआरएस का परचम जरूर पार्लियामेंट पे लहराएगा। उसमें हमें किसका साथ लेना है, कैसे करना है, उस पर काम कर रहे हैं। क्या इसी वजह से आपने अभी तक किसी भी गठबंधन का सपोर्ट नहीं किया है, ना एनडीए ना इंडिया? नहीं, एनडीए का साथ देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सब कहते हैं कि आप एनडीए की बी टीम है। नहीं, एनडीए की बी टीम बोलने के लिए बी टीम ए टीम सब बोलते रहते हैं, लेकिन देखिए आप, अगर कोई चीफ मिनिस्टर है जो नरेंद्र मोदी साहब से दो टोक अंदाज में सवाल करने की सलाहियत रखते हैं तो वो केसीआर साहब है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर है जिसने पूरे मुल्क को एक मॉडल पेश किया हो तरक्की का, तो वो केसीआर साहब है। केसीआर साहब ने न सिर्फ तरक्याती कामों में बल्कि दूसरे मसाइल पर भी आगे बढ़कर काम किया। जब किसानों का एहतजाज होता है, किसानों के जब शहीद होते हैं किसान, तो जाकर के किसानों को यहाँ से उन्होंने 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए जाकर के दिए। ये तेलंगाना हुकूमत की तरफ से किसी दूसरे चीफ मिनिस्टर ने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो जाकर दो टूक आंख में आंख डालकर दिल्ली की गद्दी को ललकारे। ये केसीआर साहब ने दिल्ली की गद्दी को ललकारा और ललकार कर बताया, वहां जाकर इमदाद भी दी, वहां के किसानों का साथ भी दिया और अपना नारा भी अब की बार किसान सरकार का नारा रखा और उस पर वो काम करेंगे। कामयाबी मिलना बात की बात है, लेकिन काम जरूर करेंगे। ठीक है, हनीफ अली साहब जवाब दे दीजिए। मुकेश चंदा साहब की बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि अगर इस वक्त में कोई ऐसा सीएम है जो पीएम मोदी की आंख में आंख मिलाकर बात कर सकता है तो वो केसीआर है। और वो कह रहे हैं कि जो इल्जाम या कहा जा रहा है ये बातें गलत हैं इस तरीके से। आपका क्या कहना है इसमें? हनीफ अली साहब, क्या मुझे आवाज आ रही है मेरी? हनीफ अली साहब, क्या मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आपको? जी आ रही है। हाँ, आपकी भी आ रही है। सुनिए जी, पहले तो मैं अभी उस्मान हाजरी साहब ने जो बातें कही हैं वो तमाम के तमाम सही हैं, क्योंकि जितने भी चीजें वो बताए हैं वो 100% करेक्ट। चलिए, मुंसिफ पे रिकॉर्ड भी टूट गया है कि बीजेपी जो है सपोर्ट कर रही है कांग्रेस का, कह रही है कि ये बातें सही हैं। कांग्रेस का सपोर्ट नहीं है ये उस्मान हाजरी साहब ने जो केसीआर के ताल्लुक से बातें कही हैं जी, वो करेक्ट है। वो बता रहा हूं मैं कोई कांग्रेस का सपोर्ट या किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, जो सच्चाई है उसका सपोर्ट करना है मेरे को। ठीक है, जितने बातें उस्मान हाजरी साहब ने कही है वो सच है, बिल्कुल वो सच्चाई है जो बताया है वो। जी जी। अब बड़ी अफसोस की बात है कि सांसद पे हम तो बीजेपी का झंडा नहीं लहरा सकते, क्योंकि वहां तो नेशनल फ्लैग लहराया जाता है। अब हमारे मुखी चंदा साहब बीआरएस का झंडा लगाने की बात कर रहे हैं, तो अफसोस की बात है ये, क्योंकि पार्लियामेंट एक समझो आप पवित्र जगह होती है, पवित्र स्थान होता है, वहां पर सिवाय नेशनल फ्लैग के कोई झंडा नहीं लहराया जा सकता। अब रहा आप जो सीएम के ताल्लुक से बातें चले, तरक्कियां आपकी कामें और तरक्की, ये तमाम चीजें तमाम के तमाम झूठ है। अब जैसा कि अभी रिकॉर्ड तमाम के तमाम झूठ है और उसके ऊपर अवार्ड दे रही है, मरकजी हुकूमत अवार्ड दे रही है, सर्वेक्षण में अवार्ड दे रही है। 21 अवार्ड है तेलंगाना हुकूमत। सुनिए 21 अवार्ड क्या है? एक अवार्ड दिया आपको। कोई भी स्टेट का सबसे बड़ा झूठा जो सीएम है वो केसीआर है। अरे 1 लाख रुपए माइनॉरिटीज को लोन देते बोल के 10,000 आदमी को बुलाया स्टेडियम में, 3,500 को लोन दिया। तो ये तो आप ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, क्योंकि मेरी पॉलिटिकल कैरियर तो है 43 ईयर्स का जो बीजेपी में हूं मैं,
जिंदगी में ऐसा छोटा सीएम मैंने देखा। अरे वो तेलंगाना की तरक्की नहीं कर सकता तो वो क्या मुल्क की तरक्की करेगा? और क्या हिंदुस्तान में जाके बीआरएस बना के, टीआरएस के काबिल नहीं है वो। बीआरएस बनाकर क्या मोदी से मुकाबला करेगा? क्या हिंदुस्तान की हुकूमत चलाएगा? अरे आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला चुनाव बताएगा टीआरएस का, बीआरएस का और केसीआर का और सबका क्या असर होने वाला है। तो क्या ये जोक है, ये पूरा ऐसा तो नहीं है। के साथ धोखा, एसटी के साथ धोखा, एसटी के साथ धोखा, किसानों को जाके आप, अरे यहाँ के किसानों को नहीं दे रहे, वहां पंजाब में जाकर दे रहे। अरे बहुत बड़ा कारनामा कर दिए लोग। नहीं, महाराष्ट्र में कुछ नहीं। अरे भाई आप तेलंगाना में कामयाब नहीं होंगे, आप तेलंगाना के पड़ोसी रियासतों में क्या कामयाब हो गया आप? और मुल्क में इलेक्शन लड़ने चले हैं, जो तेलंगाना स्टेट नहीं चला सकता वो मुल्क क्या चला सकता है? जिसको फार्म हाउस में बैठकर और प्रगति भवन में बैठने की फुर्सत नहीं है, किसी एमएलए से नहीं मिलता है, किसी मिनिस्टर से नहीं मिलता है, कोई अपोजिशन से नहीं मिलता है, वो सीएम की बात कर रहे हैं, वो सीएम की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी की आंख में आंख मिलाकर कोई बात कर सकता है तो वो सीएम केसीआर हैं। अरे देखिए आप, अरे उनकी हैसियत ही नहीं है कुछ भी, तो क्या बात कर सकते हो ना? उनकी हैसियत है कोई? अरे उन्होंने यहाँ क्या तेलंगाना की जो 4 करोड़ आवाम है उसकी उनसे हाथ में हाथ मिला के बात करने की हैसियत नहीं है उनकी। उन्होंने क्या पीएम से हाथ मिला के बात करेंगे? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। नंबर 1 झूठा सीएम बोला मैं आपको, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में मैंने देखा इतना बड़ा झूठा सीएम। दलित को धोखा, एसटी को धोखा, मुसलमान को धोखा, माइनॉरिटीज को धोखा, हिंदू को धोखा, बड़ा तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम को धोखा दिया है सीएम। मुकेश चंदा साहब, सवाल उनका बयान आपने सुना। वो तो कह रहे हैं कि आप जो वादे कर रहे हैं और जिन वादों को लेकर आपने ये तेलंगाना बनाने की कवायद शुरू की थी और तेलंगाना आपको मिला भी, आज अगर आप कामयाब हो भी जाते हैं, चलिए तेलंगाना की अगर हम जीडीपी की बात करें तो 13.13 लाख करोड़ की जीडीपी है, और अगर इसको हम डॉलर्स में बात करें तो 157 लगभग 158 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर इसकी जीडीपी है। लेकिन अगर कर्ज के मामले में बात करें तो कर्ज जो आप पर है वो आंध्र प्रदेश से ज़्यादा है, और जो ब्याज आप कर्ज का दे रहे हैं वो भी आंध्र प्रदेश से ज़्यादा दे रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें रेवेन्यू के मोर्चे पर तो तेलंगाना का टैक्स रेवेन्यू 92,910 करोड़ रुपए है, 92,910, और आंध्र प्रदेश का 85,265। क्यों इतने कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है आपको? क्यों कि जब इतना टैक्स रेवेन्यू और ये सारी चीज़ें आपके ऊपर बढ़ जा रही हैं? और वो कह रहे हैं कि आपने तो हर मोर्चे पर फेल, जो माइनॉरिटी के साथ आपने वादे किए वो भी आप फेल, और जो SC ST के साथ आपने वादे किए वो भी आप फेल। क्या कहेंगे इस पे? मुल्क की तारीख में 100% सब्सिडी देकर माइनॉरिटीज को कोई लोन दिया गया हो, या लोन क्या कहेंगे, लोन क्या बोलेंगे उसको? 100% सब्सिडी दी गई, और 100% सब्सिडी दी गई तो 43 साल जो है आपकी, अगर आपने तजुर्बे में देखा होगा। जवाब ले लेते हैं। देखिए 1.5 लाख एप्लीकेशन है, किसको लोन मिला? 2,16,000 अब दूसरे मरहले में भी दे रहे हैं, तीसरा मरहला भी आएगा, अभी शुरू किए हैं। 100% सब्सिडी क्या झूठ है? 100% सब्सिडी क्या झूठ है? अरे क्या, अरे 100% सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? दे रहे, झूठ है या सच है? आप ये बताइए, 100% सब्सिडी दी जा रही है या नहीं दी जा रही है? क्या दलितों को दलित बंधु दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? दलित बंधु क्या झूठ है? नहीं, दलित बंधु क्या झूठ है? हनीफ अली साहब, दलितों के लिए इतनी बड़ी स्कीम पूरे मुल्क में नहीं है, झूठ है दलित बंधु। तो दलित आवाम देख रही है, आवाम आपको इसका जवाब देगी। हनीफ अली साहब और मुकीश चंदा साहब, मैं दोनों से, हनीफ अली साहब और मुकीश चंदा साहब, मैं दोनों से आपका वो करता हूँ, एक 1 to 1 करके सवाल ले लेते हैं, चीजें क्लियर रहेंगी ना। इस तरह से आपकी बात समझ में आएगी ना उस तरह से आपकी बात समझ में आएगी। उन्होंने आपके ऊपर जीडीपी और खर्चे के ताल्लुक से आपने सवाल किया था, मैं उसका जवाब पे दर पे दे रहा था, तो बीच में हनीफ अली साहब ने जज्बात का इजहार किया, बहुत अच्छी बात है, हमारे बड़े भाई हैं, करने का हक है उनको। मगर मैं आपको ये बता दूं, जवाब दे दीजिए फिर मैं। कर्जा लेने की नौबत क्यों आई? पूरे जो है एशिया का, बल्कि आप कहें तो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना में बनता है।
पालामूर रंगारेड्डी एत्तीपोतुला पथकम जो बनाया गया, वो खित्ता जहां पर खुशकिसाली थी, पानी की कमी थी, आबादी के लिए पानी नहीं था, वैसी जगह पर आज पानी से खेत लहला रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि एक जामा मंसूबाबंदी के तहत लिफ्ट इरिगेशन का प्रोग्राम लगाया गया, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आया और वो खर्चा किया, वो दिल रखने वाला, दिमाग रखने वाला और हिम्मत रखने वाला एक कायद था जिसने ये काम किया और ये काम को शर्मिंदा ताबीर भी कर दिया। आज आप देखिए उसका नतीजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही कांग्रेस और यही बीजेपी की हुकूमत में महाराष्ट्र के अंदर पानी के लिए लोग पीने के पानी के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, पानी नहीं मिलता, तालाबों में कुओं में उतरकर अपनी जान की बाजी लगाकर पानी हासिल करते हैं। यहाँ पर क्या आपको पानी का मसला नजर आ रहा है? यही दूसरी रियासतों में करंट का मसला देखिए, करंट का इतना शदीद मसला है कि पावर कट की वजह से ब्लैकआउट हो जाता है। तेलंगाना में ये मसला नहीं है। ये तमाम चीजें जो है ये केसीआर साहब का कारनामा है। इसको करने के लिए कहीं उनको अगर कर्जा लेना पड़ा है तो उन्होंने लिया है। कर्जा लेकर के आज तेलंगाना राइस बॉल बन चुका है। पहले पंजाब जो है कि चावल की खेती में नंबर 1 हुआ करता था, आज तेलंगाना नंबर 2 है। तेलंगाना 17वें नंबर पर आता था जब तेलंगाना अलहदा बना था। अलहदा तेलंगाना बनने के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। चावल हमारे पास जितने ज्यादा तादाद में जो है उसकी खेती हुई है वो एक मिसाल है, उसको देखने की जरूरत है। मरकजी हुकूमत उसको सही जो है उसकी रकम अदा करके हासिल नहीं करती। पंजाब को सब्सिडी दी जाती है मगर तेलंगाना को नहीं दी जाती। ये तमाम चीज अमूर है, इसके लिए कर्जा करने की जरूरत पड़ी और करे हैं और उसको फेडने का, उसको अदा करने का दमखम भी रखते हैं, मंसूबा भी रखते हैं और प्लान भी है उसका, उसके ऊपर काम हो रहा है। ये समझने की जरूरत है। जो लोग सिर्फ तनकीद करते हैं और जिनको ये नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सिर्फ लोगों में एक फिरका परस्ती का माहौल बर्पा करके हुकूमत की जाए, सिर्फ राम मंदिर का मसला बताकर या फिर जो हिंदू मुसलमान बताकर जो वोट लेना चाहते हैं वो काम करना नहीं जानते। काम कैसे किया जाता है, जब काम किया जाता है तो उसके लिए खर्च भी आता है, कर्जा भी हो रहा है, तो उसको कर्जा अगले 5 साल में हम जो सरप्लस रियासत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। उस्मान अल हाजी साहब वो कह रहे हैं कि अगर हमने कर्ज लिया है तो हम उसको अदा करने का दमखम भी रखते हैं और अगले 5 साल में हम जो है सरप्लस वाली रियासत बन जाएंगे। क्या लगता है कि वाकई केसीआर गवर्नमेंट जो है इतना अच्छा काम कर रही है कि वो सरप्लस वाला रियासत बन जाएगी? खर्च का जहाँ तक ताल्लुक है, खर्च जो अदायगी का जी, क्या केसीआर साहब अपने पास से अदा करेंगे? अवाम के पास से, अवाम के जेब पर ही बोझ पड़ेगा। जितना ज़्यादा खर्च होता जाएगा हमारे पास से कटेगा। अवाम जो भी चीज़ खरीदेंगे उससे आपको मालूम है, सबको मालूम है, वैट है, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस है, उसके ज़रिए से वो हमारी जेब पर, अवाम की, गरीबों की जेब पर, चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर एक के ऊपर ये आयद होगा। और रियासत मुसलसिल खर्च के तले दबती जा रही है और रियासत की अवाम। तो ये जो बात हुई है कि केसीआर साहब कर्ज लिए, बुरा नहीं किए, कर्ज लिए तो उसके अंदर हमारे रेवंत रेड्डी साहब कई बार चैलेंज किए कि इसके ताल्लुक से कमीशन बिठाया जाए, कितना इसमें करप्शन हुआ, बारहा बोले, लेकिन उसके ऊपर अब तक कोई अमल नहीं हुआ और इसके लिए मुसलसिल कांग्रेस की जानिब से आवाज़ उठाई जा रही है। आप जैसे कि अभी बात हो रही थी कि तेलंगाना के रियासत की तश्कील के लिए प्रेजेंट एमपी थे मधु याष्की गौड़ साहब, यानी तेलंगाना वादी है करके उन्होंने बताया। गवर्नमेंट कांग्रेस की होते हुए उन्होंने मुख्तलिफ एहतजाज जहाँ भी हुए, जैसे कि माइनॉरिटी का फर्स्ट हम लोग कन्वेंशन रखे थे शुजा कॉलेज ग्राउंड कारवान पे, तो वहाँ पर वो भी शामिल हुए, कोदंड राम साहब भी शामिल हुए, केटीआर साहब भी शामिल हुए। सब ये एक किसी की ये तेलंगाना किसी के सर पे नहीं जाता। आप शरबत पी लिए थे लेकिन ओयू के स्टूडेंट्स जब धमकी दिए अगर तुम वहाँ उठेंगे तो हशर बुरा हो जाएगा, तो बादल ना खास था, वो बैठ गए। जी भाई, जेएसी बना था पूरा, जेएसी जॉइंट एक्शन कमेटी, जी जॉइंट एक्शन कमेटी के जरिए से हुआ जी। और एक दूसरी बात कि भाई हम जो रियासत की तरक्की चाह रहे थे, और बिलखुसूस मैं मुसलमानों का, माइनॉरिटीज़ का एक नुमाइंदा बन के आपके पास आया हूँ। सब लोग अपनी अपनी बात करते, ओबीसी वाले अपनी बात करते, हक है उनको, दलित वालों का दलित बंधु का स्कीम लेके चले,
30% मैं 10 आदमी के सिर्फ नामपल्ली हल्के से बता सकता हूं कि इन्होंने 30% उसमें मुनाफा खाया है। 1 जगह नहीं, हर एमएलए जहां 10 साल बाद इसको फिर से दोबारा से इस बंटवारे को याद करना, अब क्योंकि दोनों नहीं, रियासतें जो है वो अहम कहीं चीज के तरफ मैं आ रहा हूं प्लीज। हाँ जी। डबल बेडरूम की स्कीम चलाया, मुसलमानों का क्या हिस्सा रहा? 1.5% भी नहीं दिए। मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देते बोले थे, मुसलमानों को वो रिजर्वेशन तो नहीं दिए। इसमें कम से कम 12% के हिसाब से आप मुसलमानों को डबल बेडरूम देना था। क्यों मुसलमानों के साथ अब नाइंसाफी हो रही है हर जगह? ना उर्दू के साथ, उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिए। अब क्या इंसाफ हो रहा है उर्दू के साथ गवर्नमेंट की जानिब से? यानी हर सतह पर माइनॉरिटीज को, यानी जितने भी माइनॉरिटीज में कई तबकात है, तो उन तमाम के साथ बिलखुसूस मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ हम जद्दोजहद करेंगे। क्योंकि उनका साथ दिए थे इसलिए कि 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल जाएगा, उनका साथ दिए थे इसलिए कि वक्फ को जुडिशियल पावर मिल जाएगा। अगर हम बात करें केसीआर साहब की, वो 12% रिजर्वेशन को साफ कह देते हैं कि हमारी तरफ से उसको पास कर दिया गया है, लेकिन केंद्र ने उसको अटका रखा है। अगर इन चुनाव में जो तेलंगाना में होने वाले हैं आपकी सरकार बनती है, तो क्या आप वो वादा करते हैं कि 12% रिजर्वेशन देंगे? देखिए, मुसलमानों को सिर्फ ये हथेली में चांद, जिस तरह 15 लाख रुपए हर एक के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, वो चुनावी वादा जुमलेबाजी थी, ये भी जुमलेबाजी की है। मुसलमानों को, हमारा ये मानना है कि मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर संविधान की बात करें तो संविधान में धर्म का ये मामला है ही नहीं कहीं कि धर्म के आधार पर दिया जाए। हाँ, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उस लिहाज से शायद मिल सकता है। जी, देना चाहिए। लेकिन हमारा जो दूसरे ओबीसीज को, SC STs को जिस तरह से दे रहे हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज के वास्ते भी इस तरह से करना चाहिए। हम बारहा हमारी पार्टी में भी इस बात को रख रहे हैं कि जो वादे खिलाफी हो रही है उस पर अमल किया जाए। हम चूंकि हम हमारी कौम से नुमाइंदगी करते हैं, हम सब लोग कांग्रेस पार्टी में मुख्तलिफ लोग हैं वहां पर बैठे, और अपनी पार्टी के एक जमहूरी सिस्टम है, हम अपनी बात जमहूरी दायरेकार में रहते हुए बराबर हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। ठीक है। हनीफ अली साहब, अगर बात करें इस टाइम तेलंगाना के जो सामने आ रहे हैं आंकड़े, जो चुनाव को लेकर बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं इन बातों को सामने आ रहे हैं कि तेलंगाना में खासकर कांग्रेस और BRS के बीच काफी टाइट मुकाबला होने वाला है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अगर बात बीजेपी का करें तो कहीं ना कहीं वो तीसरे नंबर पे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुद्दा उठाना कहीं ये एक वाकई सियासी चाल तो नहीं है पीएम मोदी की इस वक्त में, कि सियासी फायदा उठाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है बात है। ये जो भी चीज है, पहले तो थोड़ा क्लियरिफिकेशन भी करना है मेरे को, उसके बाद ये बात करूंगा मैं जी। जैसा कि 12% रिजर्वेशन की अभी बात चली जी, BRS की तरफ से भी, फिर कांग्रेस की तरफ से भी इसका क्लियरिफिकेशन हुआ। क्योंकि यही मुंसिफ टीवी का चैनल था और वहां पर डिबेट हुआ था। उसका जो ये टॉपिक था, वो टॉपिक ये था कि मुसलमान और सियासी जमातों के वादे। इत्तेफाक से महमूद अली साहब और मैं दो ही आए थे वो डिबेट में जी। तो ये हर सियासी जमात मुसलमानों को राग़िब करने के लिए कोई ना कोई वायदा करती है और कोई ना कोई चीज करती है। तो उस वक्त यही इशू महमूद अली साहब बताए कि 12% मुस्लिम रिजर्वेशन। तो मैं उसका जवाब ये दिया था, जब मजहब के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन में 12% मुस्लिम रिजर्वेशन की गुंजाइश नहीं है, तो ये मुसलमानों का धोखा है, वोट की राजनीति है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को इस देश का नागरिक समझती है, ना कि वोट बैंक समझता है। तो इसीलिए हमारा कोई फायदा नहीं है, ये बताया था मैं। अब यहां पर जैसा कि अभी कांग्रेस अगर चाहती तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती थी, क्योंकि बरसों कांग्रेस हुकूमत चलाई है
तो आज वो हक कांग्रेस को भी नहीं है कि वो कि हम करेंगे, ये भी नहीं बोल सकते, ये भी नहीं बोल सकते। अब रहा मसला यहाँ पर आपने जो बताया कि दोनों पार्टी में टक्कर है। 2014 का इलेक्शन हुआ और उस 14 में कांग्रेस अच्छे सीट लाई, लेकिन कांग्रेस के तमाम एमएलए निकल के टीआरएस में चले गए। 2018 में जब भी अच्छे सीट लाए, उसके बाद आज सविता इंद्रारेड्डी को देखिए मंत्री बने हुए हैं, तकरीबन फिर वो कांग्रेस के टिकट पे जीते। उनको तो सबक सिखाएंगे भाई अवाम। नहीं, वही बताना चाह रहा हूं भाई। तो आज अवाम जो है, देखिए अवाम टीआरएस के विरोध में, टीआरएस के खिलाफ वोट दी है। और वो ये 2014 में भी देख लिए, 2018 में भी देख लिए कि ये सब निकल के जाके वहां बैठ गए। तो अवाम के जहन में ये बात आ गई है कि टीआरएस या डीआरएस का कोई अल्टरनेट है तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अब मैं सवाल आपसे ये पूछ लेता हूं, फिर उसके बाद में बस छोटे छोटे बात लेके प्रोग्राम को खत्म करेंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए अब तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके पास हक भी है कि किस तरीके से अगर उनको लग रहा है पीएम मोदी को कि गलत तरीके से इसको किया गया, तो इसको सही करने के लिए कब कदम उठाएंगे? जरूर उठाएंगे। वो तो है कि जब वो पार्लियामेंट में बात किए हैं और करने के बाद एक प्रधानमंत्री बात करने के, क्योंकि यहाँ के जैसे छोटे सीएम तो नहीं है हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ सोच के बात करे हैं और उसके लिए जो जो सही करना है बराबर होगा, बराबर होगा वो। ठीक है, मुकेश चंदा साहब वो तो कह रहे हैं कि अगर हमने ये मुद्दा उठाया है 10 सालों के बाद कि तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश का जो डिविडेशन हुआ वो गलत है, तो हम इसको सही भी करेंगे। आपकी पार्टी क्या वाकई अब 10 सालों के बाद उस चीज़ को बिल्कुल भूल चुकी है, या वाकई आप कोशिश करेंगे वो जिन मंडलों के आप जिक्र कर रहे थे उनको वापस तेलंगाना में शामिल कराने के लिए? नहीं, अगर कोशिश होती है अगर फिर से वो करने की, मैं ये समझूंगा जिस तरीके से 15 लाख एक सियासी जुमला था, उसी तरीके से ये जुमलेबाज जो हमारे भारतीय जुमला पार्टी के वजीर आजम हैं, वो ये जुमला अदा कर रहे हैं कि उनको आंध्रा में कुछ फायदा हो जाए, उसके लिए उन्होंने ये बात कहा है कि गलत तरीके से बनाया गया है। लेकिन तेलंगाना में नरेंद्र मोदी साहब के बयान के बाद खुद के खंजर से खुदकुशी करने का काम साबित होगा। एक सीट भी बीजेपी को नहीं आएगी यहाँ पर। तेलंगाना की आवाम इनको इसका जरूर सबक सिखाएगी। उस्मान साहब, आप इसका बहुत शॉर्ट में जवाब दे दीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपकी सरकार बनती है तेलंगाना में आने वाले चुनाव में, तो क्या आप वो तेलंगाना के जो हिस्से जो आप भी कह रहे हैं कि हाँ गलत तरीके से हुआ है, तो क्या वो वापस लेने के लिए जद्दोजहद करेंगे आप, या बस जो अब मिल गया है बस उसी में खुश हैं? नहीं, बिल्कुल। जो नाइंसाफी हुई, गलत तरीके से जो बंटवारा हुआ, उसके लिए बराबर इंसाफ चाहिए। और दूसरी बात भाई, ये दोनों की मैच फिक्सिंग है। अगर वाकई संजीदा होते तो कविता मैडम को लिकर स्कैम में क्यों नहीं उठाया, खाली नोटिस देते जाके आ जाते। तो ये दोनों की मिलीभगत है, क्योंकि अवाम का मैंडेट कांग्रेस के साथ है। और ये बीजेपी का तो बिल्कुल सबको मालूम है, बीजेपी का सोपड़ा साफ हो जाने वाला है। यहाँ जो बातें कोशिश करे, परसों का जो जलसा हुआ विजय बहरी और अमित शाह साहब भी आए थे और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी किए थे जलसा, तो हालात सबके सामने हैं। अवाम जो है ना, पूरी अवाम, और एक अहम चीज, 200 रुपये गैस सिलेंडर अब इलेक्शन से पहले कम किए। क्या हालत थी और आज क्या हालत हो गई। तो अवाम से, अवाम का मैंडेट कांग्रेस के साथ है और इंशाअल्लाह ताला जो नाइंसाफियां हुई उनके लिए बराबर तो आप उठाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, बहुत शॉर्ट में हनीफ अली साहब अपना जवाब दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि आपका तो यहाँ पे सोपड़ा साफ है, आपका कोई अभी फ्यूचर नहीं है तेलंगाना में, तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत शॉर्ट में जवाब चाहिए बस। हाँ, कितने सीटों की आप उम्मीद कर रहे हैं? अरे हम हुकूमत बनाएंगे, सीटों की क्या उम्मीद कर रहे हैं भाई? कविता मैडम को कब उठाएंगे भाई? चलिए, बहुत शुक्रिया। तो अब तीनों अगर जमातों की बात करें हम, बीआरएस जो अभी मौजूदा जिनकी सरकार है 10 सालों से, कांग्रेस जो इसको तेलंगाना को अलग करने के लिए क्रेडिट लेना चाहते हैं, और बीजेपी जिन्होंने अभी ये मुद्दा उठाया है पीएम मोदी के थ्रू कि तेलंगाना और आंध्र का जो डिवाइड हुआ वो गलत तरीके से किया गया। तीनों ही इस बात को लेकर मुत्तफिक हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये
हाँ, हमारी उनकी सरकारें यहाँ पे रहती हैं, तो वो दोबारा से इस मुद्दे को उठाएंगे और जो गलत तरीके से किया गया उसको एक कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं वो हिस्सा जो आंध्र प्रदेश का वो कह रहे हैं कि जिसपे तेलंगाना का हक होना चाहिए था वो मिल जाना चाहिए। आपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप इंशाल्लाह इस पे फिर एक प्रोग्राम करेंगे। और ये बहुत बड़ी साजिश है जी, यूनियन टेरिटरी के बिल्कुल हम मुखालिफ है, क्योंकि हमारे हुकूक हैदराबाद के बिल्कुल सल्ब कर दिए जाएंगे। हाँ। जिस तरह से दिल्ली में हो रहा है, हाँ। कोई बिल पास नहीं होने देती। मैं इस पे एक अलग से स्पेशल प्रोग्राम रखूंगा और फिर आप सब लोगों को मैं बुलाऊंगा। तो इतने अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुनसिफ टीवी के साथ।